स्वच्छ वायु प्राकृतिक चिकित्सा का कार्यक्षेत्र व्यक्ति में सही आदतों का विकास करना है। इस क्षेत्र को निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं: स्वच्छ वायु तथा सूर्य रश्मियों का सेवन, गहरी श्वास, निरंतर व्यायाम, आराम, विश्राम, मनोरंजन, पर्याप्त निद्रा, उचित तथा नियंत्रित भोजन। ठीक है, सभी आपको पता है और ये सभी आपकी अच्छी आदतें, सही आदतों का विकास करते हैं, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करते हैं। निरंतर व्यायाम। मनुष्य स्वभावतः बली और शक्तिशाली होना चाहता है, परीक्षा के होते हुए भी अधिकांश लोग लापरवाह होते हैं और शरीर को ढीला ढाला और निःशक्त होते हुए देखते रहते हैं। उन्हें शायद यह आशा रहती है कि शक्ति और स्वास्थ्य आकाश से बरस पड़ेगा और इसके लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, पर ऐसा कभी नहीं होता। शरीर में भीतरी और सब मिलकर 400 से अधिक मांसपेशियां हैं और इन दोनों प्रकार की पेशियों का आपस में गहरा संबंध है। अंदर के अंगों की सारी क्रियाएं बाहरी पेशियों की क्रियाओं से प्रभावित होती हैं, इसलिए उनका उचित रूप से सक्रिय रहना और दोनों प्रकार की पेशियों का संबंध ठीक रहना जीवन संबंधी क्रियाओं के, जिनसे नए कोषाणुओं का निर्माण, कोषाणुओं की क्रिया में उत्पन्न मल का निष्कासन और कोषाणुओं की नाड़ियों से उचित संबंध मुख्य है। मतलब कोशिकाएं, मतलब कोषाणु, सेल्स की बात हो रही है। ठीक इसी तरह चलने के लिए परम आवश्यक है। स्वास्थ्य इन्हीं दोनों के सम्मिलित शक्ति का परिणाम है। व्यायाम ही से यह शक्ति बनाए रखकर स्वास्थ्य की रक्षा हो सकती है। इस प्रभाव के कारण ही व्यायाम शारीरिक अक्षमता और रोगों के निवारण का प्राकृतिक उपाय माना जाता है। यही कारण है कि प्राकृतिक चिकित्सक स्वास्थ्य सुधार की योजना में विभिन्न प्रकार के व्यायामों तथा योगासनों पे महत्व देता है। पहले के समय में इतनी रिक्वायरमेंट क्यों नहीं थी योगासन या व्यायाम की? बताइए। मतलब प्राकृतिक चिकित्सा की आवश्यकता ही नहीं थी, योगासन और व्यायाम की भी आवश्यकता नहीं थी। क्यों? स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली के लिए हमें व्यायाम की आवश्यकता नहीं थी जी मैम, क्योंकि काम ही होते थे ऐसे, इतना ज्यादा मेहनत होते थे। पर्यावरण भी था, बिल्कुल गांव का माहौल होता था, बहुत शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध जल, तो जरूरत नहीं या खेती या मल युद्ध या मसाज या कहीं युद्ध पे जा रहे हैं, तो इन सब की जो ट्रेनिंग होती थी वो अपने आप में व्यायाम था। ठीक है, और उसके बाद जो महिलाएं थी वो पानी भर के कुएं से ला रही हैं, चक्की चला रही हैं, हल चला रही हैं, बहुत सारा चीजें बना के सेल कर रही हैं, या पूरा घर जॉइंट फैमिली है, इतनी सारा खाना, रोटी, आटा बन रहा है, तो वो इतना सारा व्यायाम था कि उसके लिए ऐसा कुछ जरूरत ही नहीं थी। हम जो नेचर है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, इसलिए हमको प्राकृतिक चिकित्सा की, योगासन की, व्यायाम की जरूरत है। आराम, विश्राम तथा मनोरंजन। शरीर के लिए जितना व्यायाम आवश्यक है उतना ही आराम भी आवश्यक होता है। इससे शरीर में शक्ति का संचार होता है, थकान समाप्त होती है एवं शरीर को स्फूर्ति प्रदान होती है। विश्राम से मानसिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। मनोरंजन भी उनकी शक्ति को प्राप्त करने में सहायता करता है। प्राकृतिक चिकित्सा में विश्राम के वैज्ञानिक आधार बताए गए हैं, जिससे अधिक शक्तिवर्धन होता है। कोई बता सकता है कि वैज्ञानिक आधार क्या है विश्राम का? किस तरह से विश्राम किया जाए कि हमारे नर्वस सिस्टम को सबसे ज्यादा फायदा हो? कौन सा अभ्यास है ऐसा? प्राणायाम मैम? नहीं, विश्राम कहाँ है? प्राणायाम ध्यान है, शवासन, योग निद्रा। ठीक है, योग निद्रा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे आपके पूरे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स मिलता है और शक्ति का संवर्धन भी होता है। पंचतंत्र एवं प्रकृति के नियम।
पंच महाभूत, पंच तत्व एवं पंच महाभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत माने गए हैं जिनमें सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। लेकिन इनसे बने पदार्थ जड़ यानी निर्जीव होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा गया है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से मानी गई है। ठीक है, तो इतना गहराई में जाएंगे तो योग के और जो आयाम है उनमें है ये चीजें कि पुरुष मतलब मैन नहीं है, आदमी नहीं है। पुरुष मतलब आत्मा और प्रकृति। तो पुरुष और प्रकृति, आत्मा मतलब पुरुष, जो महिला है वो भी पुरुष है और जो पुरुष है वो तो पुरुष है ही है। तो जो ह्यूमन बीइंग है उनको, आत्मा को पुरुष कहा गया और प्रकृति प्रकृति है। तो पुरुष और प्रकृति का संबंध ऐसा। योग शास्त्र में अन्नमय शरीर भी इन्हीं से बना होता है। प्राचीन ग्रीक में भी इनमें से 4 तत्वों का उल्लेख मिलता है। आकाश मतलब ईथर को छोड़कर यूनान के अरस्तु और फारस के रसज्ञ जाविर इब्राहव्यान इनके प्रमुख पंथी माने जाते हैं। हिंदू विचारधारा के समान यूनानी, जापानी और बौद्ध मतों में भी पंच तत्वों को महत्वपूर्ण एवं गूढ़ अर्थों वाला माना गया है। तत्व, प्राण, ऊर्जा इन्हीं 5 इन्हीं प्राण हैं। तत्व, प्राण, ऊर्जा 5 इन्हीं प्राण हैं। बताते रूप विशिष्ट हैं। कुछ 1 मिनट रुकिए, कुछ टाइपिंग एरर है। प्राण में योग, कई अन्य और शरीर हमारा जैसे इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। मंडूक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद, शिव स्वरोदय मानते हैं कि 5 तत्वों का विकास मन से, मन का प्राण से और प्राण का समाधि से हुआ है। ये उपनिषद हैं जिनके नाम दिए गए हैं। इनमें भी ये वर्णन मिलता है कि हमारा जो शरीर है वो पूरा 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो पंच तत्वों से मन का, मन से प्राण का और प्राण का समाधि से विकास हुआ है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, साधक योगी तत्वों का पता लगाकर अपने भविष्य का पता लगा लेते हैं। इनसे वे अपनी मनोदशा और क्रियाकलापों को नियंत्रित कर जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इनकी कई विधियां योगी बताते हैं। कुछ चरण इस प्रकार हैं। छायोपासना कर कंठ प्रदेश पर मन को एकाग्र किया जाता है। फिर उसको साधक अपलक निहारता है और उस पर त्राटक करता है। छायोपासना पर कर कंठ प्रदेश पर मन को एकाग्र करता है। फिर साधक अपलक निहारता है और उस पर त्राटक करता है। इसके बाद शरीर को जरा भी ना हिलाते हुए आकाश को देखता है। फिर छाया की आकृति दिखती है। इसकी कुछ आवृत्तियों के बाद शंखमुखी मुद्रा के अभ्यास करने से चिदाकाश, चित्त का आकाश में उत्पन्न होने वाले रंग को देखते हैं। ये जो भी रंग होता है उस पर दी गई सारणी के हिसाब से तत्व का पता चलता है। उदाहरणार्थ यदि पीला हो तो पृथ्वी तत्व की प्रधानता मानी जाती है। ठीक, बहुत कठिन है, बस पढ़ लीजिए। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत कठिन है और बहुत ही मतलब साधना बेस्ड है, तो उसको बस पढ़ ही लीजिए। ये तो तत्व इस तरीके से पता लगाना बहुत कठिन है। आगे समझते हैं। प्राचीन समय में से ही विद्वानों का मत रहा है कि इस सृष्टि की संरचना 5 तत्वों से मिलकर हुई है। सृष्टि में इन 5 तत्वों का संतुलन बना हुआ है। यदि यह संतुलन बिगड़ गया तो प्रलयकाली हो सकता है। जैसे यदि प्राकृतिक रूप से जल तत्व की मात्रा अधिक हो जाती है तो पृथ्वी पर चारों ओर जल ही जल हो जाता है, अथवा बाढ़ आदि का प्रकोप अत्यधिक हो जाता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को पंच तत्वों का नाम दिया गया है। माना जाता है कि मानव शरीर में भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। वास्तविकता में यह पंच तत्व मानव की 5 इंद्रियों से संबंधित है। जीभ, नाक, कान, त्वचा और आंखें हमारी 5 इंद्रियों का काम करती हैं। इन 5 तत्वों को पंच महाभूत भी कहा गया है। इन 5 तत्वों के स्वामी ग्रह
कारकत्व, अधिकार क्षेत्र आदि भी निर्धारित किए गए हैं। आइए इनके विषय में जानने का प्रयास करें। मेन देखो, जो नेचुरोपैथी का कॉन्सेप्ट है उसमें है क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा। जो 5 तत्व हमारे पंच महाभूत कहे गए हैं, हम उनको जाने और आगे आने वाले आप जो लेसन है वो इजी है, उसमें पता चलता है कि हमारा कौन सा पार्ट शरीर का किस तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हमारे कमर से नीचे का हिस्सा पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है ना, कमर से नीचे का। और पेड़ू का हिस्सा क्या करता है, जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। पेड़ू का नाभि से जेनाइटल ऑर्गन्स के बीच का हिस्सा, तो जो नाभि से नीचे का हिस्सा है वो जल तत्व है, जो कमर से नीचे का हिस्सा है पैरों का वो पृथ्वी तत्व है, जो नाभि से और डायफ्राम जो पसलियां हैं उसके बीच का जो हिस्सा है जहां पर लिवर वगैरह है वो अग्नि तत्व है। और जो डायफ्राम से गले तक का हिस्सा है वो वायु तत्व है। और जब अब ये ऊपर माथे का ऊपर का हिस्सा है सिर का, ये आपका आकाश तत्व है। सभी लिख पाए, समझ पाए? इसमें एक हमारा पंच तत्व ध्यान साधना भी है। मैम और एक बार बोलिए तो, मैम और एक बार बोलिए। अच्छा ठीक है। कमर से नीचे का हिस्सा पृथ्वी तत्व, जेनाइटल ऑर्गन से लेके नाभि तक का हिस्सा जो प्यूबिस हेयर स्टार्ट होते हैं, जो पेड़ू का हिस्सा जिसे हम कहते हैं वो जल तत्व, नाभि से लेके डायफ्राम तक का हिस्सा जहां पसलियां खत्म होती हैं, रिबकेज, वो हिस्सा बीच का अग्नि तत्व, और डायफ्राम से लेकर के गले तक का हिस्सा पूरा छाती कवर हो जाएगी वायु तत्व। और ये आज्ञा चक्र और सिर का, मतलब सिर का हिस्सा लिख सकते हैं, सिर का पूरा हिस्सा आकाश तत्व। ठीक है, बहुत सुंदर ये साधना है, आगे आपके आएगी तो पढ़ाऊंगी। पंच तत्व साधना हमारे शरीर में और भी बहुत तरीके से हमारे शरीर में जो तत्व हैं वो आपके इसमें कोर्स में मिलेंगे, तो फिर पढ़ेंगे। आकाश तत्व को पढ़ते हैं। आकाश तत्व का स्वामी ग्रह गुरु है। आकाश एक ऐसा क्षेत्र है जिसका कोई सीमा नहीं है। पृथ्वी के साथ साथ समूचा ब्रह्मांड इस तत्व का कारकत्व शब्द है। इसके अधिकार क्षेत्र में आशा तथा उत्साह आदि आते हैं। वात तथा कफ इसकी धातु है। वास्तु शास्त्र में आकाश शब्द का अर्थ रिक्त स्थान माना जाता है। आकाश के विशेष गुण शब्द हैं और इस शब्द का संबंध हमारे कानों से है। कानों से हम सुनते हैं और आकाश का स्वामी ग्रह गुरु है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी श्रवण शक्ति का कारक गुरु को ही माना जाता है। शब्द जब हमारे कानों तक पहुंचते हैं तभी उनका कुछ अर्थ निकलता है। वेद और पुराणों में शब्द, अक्षर तथा नाद को ब्रह्म रूप माना जाता है। वास्तव में आकाश में होने वाली गतिविधियों से गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, ऊष्मा, चुंबकीय क्षेत्र और प्रभाव तरंगों में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन का प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए आकाश कहे या अवकाश कहें या रिक्त स्थान कहें, हमें इसके महत्व को कभी नहीं भूलना चाहिए। आकाश का देवता भगवान शिव जी को माना जाता है। ठीक, अब अगर हमारे शरीर में चिकित्सा करनी हो और हम ये पता लगाएं कि आकाश तत्वों की कमी है कि नहीं है, कैसे देखेंगे? थोड़ा दिमाग लगा के बताइए। शरीर में आकाश तत्व कम है, ये कैसे पता लगाएंगे? चलिए, इस एंगल से देखा नहीं अभी प्राकृतिक चिकित्सा को। जब हम ठूस ठूस के खा लेते हैं, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, ब्लोटिंग होती है, तो इसका मतलब है कब्ज हो जाता है कि बहुत सारा खाना इतना खाया गया है कि जो रिक्त स्थान है वो शरीर में नहीं बचा। और जैसे 5 तत्व होते हैं वैसे शरीर में रिक्त स्थान का होना आवश्यक है। लिखा है ना इसमें स्पेस।
और तभी कहते हैं कि खाना भूख से आधा खाइए और जो आधा बचा उसके आधे को पानी से भरिए और आधे को खाली छोड़ दीजिए आकाश तत्व के लिए। और जब आकाश तत्व मैनेज नहीं होता है, हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, तो हम उसको मैनेज करने के लिए उपवास चिकित्सा का सहारा लेते हैं, जैसे नवरात्रि का उपवास, कि हमारे शरीर में रिक्त स्थान जो है वो बने, आकाश तत्व बने, जिससे हमारी हीलिंग हो। बाकी आकाश तत्व स्पिरिचुअलिज्म के बेसिस पे जो हम शब्द बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, वही हमारे ब्रह्मांड में रेजोनेंस के रूप में हमको मिलता है। तो ये आपको समझ आ गया। अभी वायु पढ़ते हैं। वायु तत्व के स्वामी ग्रह शनि है। इस तत्व का कारक तत्व स्पर्श है। तो आकाश तत्व क्या है? शब्द है। और वायु तत्व का जो तत्व का कारकत्व स्पर्श है। इसके अधिकार क्षेत्र में श्वास क्रिया आती है। तो जहां पर ये आ रहा है आप लोगों का, ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अरे मुंह फुलाया हुआ कर लो, ठीक। सॉरी। वायु तत्व का स्वामी ग्रह, अभी जैसे ये जो कह रहे हैं ना, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आकाश तत्व का स्वामी ग्रह गुरु है। ये तो आपके जानने की बात है। पर जो शब्द की बात हुई है कि विशेष गुण जो है वो शब्द है। आकाश तत्व का विशेष गुण शब्द है और वायु तत्व का विशेष गुण स्पर्श है। ठीक है, ये खास बात है आपको ध्यान देने की। वात इस तत्व की धातु है। ये धरती के चारों ओर से वायु से घिरी है। संभव है कि वायु अथवा वात का आवरण ही बाद में वातावरण कहलाता हो। वायु में मानव को जीवित रखने वाली ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है। जीने और जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। इसके बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि हमारे मस्तिष्क तक ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं पहुंच पाई तो हमारी बहुत सारी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। व्यक्ति अपंग तथा बुद्धि से जड़ हो जाता है। प्राचीन समय से ही विद्वानों ने वायु के दो गुण माने हैं, वह है शब्द और स्पर्श। आप देखेंगे गुण ना बढ़ते जाएंगे। आकाश तत्व का गुण सिर्फ शब्द था और वायु तत्व का शब्द और स्पर्श दोनों है। स्पर्श का संबंध त्वचा से माना गया है। संवेदनशील नाड़ी तंत्र और मनुष्य की चेतना श्वास प्रक्रिया से गुजरती है और इसका आधार वायु है। वायु के देवता भगवान विष्णु माने गए हैं। ठीक है, इसको भी आप कर लो अंडरलाइन कि इसके शिव हैं, शिव जी हैं, भगवान शिव जी, और वायु तत्व के देवता भगवान विष्णु हैं। एक सेकेंड हमें दीजिए, एक सेकेंड।
अग्नि, अग्नि को पढ़ते हैं सूर्य तथा मंगल अग्नि प्रधान ग्रह होते हैं, सूर्य और मंगल। देखिए ये भी अंडरलाइन करने की बात है, वायु तत्व का स्वामी ग्रह शनि है और आकाश तत्व का स्वामी ग्रह गुरु है। ठीक, एक जगह टेबल बना लीजिएगा, सेट मंडे और उसमें आकाश तत्व का स्वामी ग्रह गुरु है और वायु तत्व का स्वामी ग्रह शनि है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सूर्य तथा मंगल अग्नि प्रदान ग्रह है। ठीक है, सूर्य तथा मंगल अग्नि का कारकत्व रूप है, इसका अधिकार क्षेत्र जीवन शक्ति से है, इस तत्व की धातु पित्त है। ठीक है, अगर किसी में अग्नि की प्रधानता है तो उसका पित्त बढ़ा होता है। और देखिए मंगल भी लाल है, सूर्य भी लाल है, तो लाल रंग जो है फायर एलिमेंट है और पित्त बढ़ाता है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य की अग्नि से ही धरती पर जीवन संभव है। यदि सूर्य नहीं होगा तो चारों ओर के सिवाय अंधकार के कुछ नहीं होगा। मानव जीवन की तो कल्पना नहीं की जा सकती। सूर्य पर जलने वाली अग्नि सभी ग्रहों को ऊर्जा तथा प्रकाश देती है। इस अग्नि के प्रभाव से पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के जीवन के अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। शब्द तथा स्पर्श के साथ रूप को भी अग्नि का गुण माना जाता है। ठीक है, अब क्या हो गया, आकाश तत्व का गुण शब्द था, वायु का गुण शब्द और स्पर्श था, और अब अग्नि का गुण क्या हो गया, शब्द स्पर्श और रूप, तीन हो गए। ठीक, अब पृथ्वी आएगी तो उसमें गंध भी हो जाएगा। ठीक, जल आएगा तो रूप भी हो जाएगा। रूप का संबंध शब्द स्पर्श तथा रूप, रूप है, अग्नि के साथ रूप है, और रंग हो जाएगा जब आप जल की बात करेंगे। रूप का संबंध नेत्रों से माना गया है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत अग्नि तत्व है। सभी प्रकार की ऊर्जा, चाहे वह सौर ऊर्जा हो या आणविक ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा हो, सभी का आधार अग्नि है। अग्नि के देवता सूर्य तथा अग्नि को ही माना गया है। अब जल तत्व के बारे में पढ़ेंगे। चंद्र तथा शुक्र दोनों को ही जल तत्व का ग्रह माना गया है, चंद्र और शुक्र। तो अभी सूर्य मंगल आ गए, शनि आ गया और गुरु ग्रह आ गया, बृहस्पति आ गए, और ये चंद्र और शुक्र दोनों को ही जल तत्व ग्रह माना गया है। इसलिए जल तत्व के स्वामी ग्रह चंद्र तथा शुक्र दोनों ही हैं। इस तत्व का कारकत्व रस को माना गया है। इन दोनों का अधिकार रुधिर किस पे पड़ता है, ब्लड और ब्लड सर्कुलेशन पे, रुधिर तथा रक्त पर माना गया है, क्योंकि जल तरल होता है और रक्त भी तरल होता है। कफ धातु इस तत्व के अंतर्गत आती है। ठीक है, जैसे फायर के अंतर्गत क्या आई थी, पित्त आया था, और इसमें जल तत्व के अंतर्गत कफ धातु आई। विद्वानों ने जल के 4 गुण, अब 4 गुण हो गए इनके, देखिए, शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस। ठीक, तो रूप क्योंकि अग्नि को देखा जा सकता है और पानी का कोई ऐसा रंग नहीं होता ना, तो उसमें रस है, हम पीते हैं उसको इसलिए, और क्योंकि वो भी जल है और हमारा खून भी जल है, जलीय है, इसलिए यहाँ मतलब ऐसे समझ के आप उसे लर्न कर सकते हैं। यहाँ रस का रस अर्थात स्वाद से है। स्वाद या रस का संबंध हमारी जीभ से है। पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जल स्रोत जल तत्व के अधीन आते हैं। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल तथा जल की तरंगों का उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। हम यह भली भांति जानते हैं कि विश्व की सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। जल के देवता वरुण और इंद्र को माना गया है। मतांतर में ब्रह्मा जी को भी जल का देवता माना गया है। तो अभी हमारे पास वरुण, इंद्र और ब्रह्मा जी। ठीक है, तो आपके कोर्स का जो है वो ये है कि कौन सी धातु को रिप्रेजेंट कर रहा है तत्व और कौन से गुण हैं उसके। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं पृथ्वी तत्व की।
पृथ्वी का स्वामी ग्रह बुध है। इस तत्व का कारकत्व गंध है। अभी देखो गंध आ गया, ठीक। तो अब हमारे पास पहले ही बताया था मैंने 5 हो गए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और फिर गंध, ठीक। इस तत्व के आधार क्षेत्र में हड्डी तथा मांस आता है, ठीक है। तो पृथ्वी तत्व में क्या है, हड्डी और मांस। जल तत्व में क्या है, ब्लड और ब्लड सर्कुलेशन। अग्नि तत्व में क्या था, आंखें। वायु तत्व में क्या था, त्वचा। आकाश तत्व में क्या था, रिक्त स्थान, शब्द, ठीक। कान, ठीक है, अंडरलाइन कीजिए। शब्द का संबंध कहां से था, कानों से। तो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट किया है, ऑर्गन के बेसिस पे कान आ गए। वायु तत्व को रिप्रेजेंट किया है, आपके ऑर्गन के बेसिस पे किसकी बात हो गई, त्वचा की, ठीक है। स्किन, स्पर्श से कनेक्शन था, तो त्वचा की बात कहीं आई थी, आई थिंक, हाँ, त्वचा माना गया है, ठीक। तो आपको देखिए एक टेबल बनानी है, इसमें आगे वाला पेज बना के सिंसियरली कीजिए, नहीं तो ये पढ़ना और याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, 5 तत्व लिखेंगे, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इधर क्या लिखेंगे, कौन सा देवता गवर्न हो रहा है, कौन सा ग्रह गवर्न हो रहा है। फिर टेबल में इस साइड लिखिए, पहले 5 तत्व डाल दिए, इधर साइड क्या क्या लिखना है, देवता, ग्रह, और फिर क्या लिखना है, गुण क्या है उनका, और किस ऑर्गन से रिलेटेड है ना। सभी के ऑर्गन पता चल गए, तो कम से कम 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ग्रह, स्वामी ग्रह कौन सा है, देवता, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर गुण क्या है, चौथा नंबर वात पित्त कफ से क्या संबंध है, और 5वां नंबर है कि कौन सा ऑर्गन रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका टेबल आप लोग बना लेना, सब अंडरलाइन करा दिया है, बस आपको अलग अलग लिखना है। अब पृथ्वी तत्व में हड्डी तथा मांस आता है। इस तत्व के अंतर्गत आने वाली धातु, देखो अभी इसमें तीनों धातुएं आ गई, वात पित्त कफ तीनों ही आ जाती हैं इसमें। विद्वानों के अनुसार पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है। इस चुंबक का दक्षिणी सिरा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव में स्थित है। इसी कारण दिशा सूचक चुंबक का उत्तरी ध्रुव सदा उत्तर दिशा का ही संकेत करता है। पृथ्वी के इसी चुंबकीय गुण का उपयोग वास्तु शास्त्र में अधिक होता है। इस चुंबक का उपयोग वास्तु में भूमि पर दबाव के लिए किया जाता है। वास्तु शास्त्र में दक्षिण दिशा में भार बढ़ाने पर अधिक बल दिया जाता है। हो सकता है इसी कारण दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। यदि इस बात को धर्म से जोड़ दिया जाए कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके न सोएं, क्योंकि दक्षिण में यमराज का वास होता है। पृथ्वी अथवा भूमि के 5 गुण अंडरलाइन कीजिए, शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा आकार माने गए हैं। आकार तथा भार के साथ गंध भी पृथ्वी का विशिष्ट गुण है, क्योंकि इसका संबंध नासिका की घ्राण शक्ति से है, ठीक है। उपयुक्त विश्लेषण से ये निष्कर्ष निकलता है कि पंच तत्व मानव जीवन को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। उनके बिना मानव तो क्या धरती पर रहने वाले किसी भी जीव का जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इन 5 तत्वों का प्रभाव मानव के कर्म, प्रारब्ध, भाग्य तथा आचरण पर भी पूरा पड़ता है। जल यदि सुख प्रदान करता है तो संबंधों की ऊष्मा सुख को बढ़ाने का काम करती है, और वायु शरीर में प्राणवायु बनकर घूमती है। आकाश महत्वाकांक्षा को जगाता है और पृथ्वी सहनशीलता तथा यथार्थ का पाठ पढ़ाती है। यदि देह में अग्नि तत्व बढ़ता है तो जल की मात्रा बढ़ाने से उसे संतुलित किया जाता है। यदि वायु दोष हो तो आकाश तत्व को बढ़ाने से संतुलित रहेंगे, ठीक है।
ये पंच महाभूत असंतुलन त्रिदोष पैदा करते हैं। गर्भधारण जब भ्रूण बनता है के दौरान निषेचन के समय प्रत्येक व्यक्ति का संविधान इन तीनों दोषों द्वारा निर्मित होता है। इन तीनों दोषों का अनुपात इस समय निर्धारित होता है और उसके जीवन के दौरान अपरिवर्तित रहता है। ये दोष मिलकर ही हमारी प्रकृति शरीर संगठन का निर्धारण करते हैं। ये पंच महाभूत असंतुलन त्रिदोष बनाते हैं। त्रि का अर्थ है 3। एक बार दोहरा लीजिए 2 मिनट में। हाँ जी, तो टेबल कुछ आप लोगों ने लिख ली? हाँ, रफली लिख लीजिए पेन से और फिर उसको कर लीजिएगा। त्रिदोष में त्रि का अर्थ है त्रिदोष। वात पित्त कफ बुनियादी घटक जो प्रत्येक मानव के शरीर का निर्माण करते हैं। प्रत्येक मनुष्य इनमें से एक है। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। वात में वात दोष प्रधान होता है, पित्त में पित्त दोष प्रधान होता है और कफ में कफ दोष प्रधान होता है। हाँ, तो वात मतलब गैस, सिंपल शब्दों में, है ना। अगर गैस वात मतलब यहाँ वात रोग है, मतलब गैस फंस रही है घुटनों में, कोहनी में, गर्दन के पीछे, कमर में, तो वात रोग के कारण शरीर में दर्द है। जहां जहां जिन जोड़ों में वात मूव कर रही है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, होता है ना। बहुत एक्यूट गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, दबाते हैं और डकारें आ रही है ना, तो वात पूरे शरीर में फैल जाता है और कहीं दबाइए तो व्यक्ति को आराम आता है, तो मतलब वहां पे गैस फैल जाती है, वात रोग है। पित्त क्या है, एसिडिटी, जो सामान्य टर्म है ना अम्ल पित्त, वो लिखिए तो आपको आसानी रहेगी कनेक्ट करने में। वात मतलब गैस्ट्राइटिस, गैस सिंपल। पित्त मतलब एसिडिटी, अम्ल पित्त, क्या जिसको खट्टी डकारें आती हो। हाँ, पित्त प्रधान। पेट में जलन हो रही है, सीने में जलन हो रही है, गले में जलन हो रही है, मुंह में खट्टा पानी आ रहा है, ऐसा। कफ प्रवृत्ति, बलगम, सुबह उठ रहे हैं तो मुंह में बलगम बलगम सा लग रहा है, रात में बलगम लग रहा है, बहुत सारा कफ, खखारो तो कफ आ रहा है, हर वक्त ऐसे लग रहा है कि कुछ घूंटे, है ना, कफ बना रहता है। तो ये मोटी मोटी चीजों से हम पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति कफ प्रवृत्ति का है, पित्त प्रवृत्ति का है, वात प्रवृत्ति का है। वात प्रवृत्ति का व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है, चंचल होता है, क्योंकि वात चले वातम चले चित्तम, जिसका वात ज्यादा होगा जिसकी शरीर में, उसका चित्त बहुत चंचल होगा। ठीक। पित्त प्रवृत्ति का व्यक्ति एकदम ऐसे सिकड़ी हो चुका होगा, बहुत मोटा नहीं मिलेगा, पित्त प्रधान बॉडी होगी तो। कफ व्यक्ति बहुत हेल्दी हो जाता है, बलगम युक्त। वात दोष का निर्माण आकाश, यूनिवर्सल स्पेस और वायु तत्वों से होता है। पित्त दोष अग्नि, दिव्य अग्नि तत्वों के कारण होता है और कफ दोष जल और पृथ्वी तत्वों द्वारा निर्मित होता है। प्रत्येक मानव शरीर वात, पित्त और कफ का एक सुव्यवस्थित मिश्रण है। प्रत्येक मानव शरीर वात, पित्त और कफ का एक सुव्यवस्थित मिश्रण है। आदर्श संतुलन की स्थिति में होने पर ये दोष व्यक्ति को स्वास्थ्य स्थिति प्रदान करते हैं, लेकिन जब असंतुलित होते हैं तो रोग उत्पन्न करते हैं। महत्वपूर्ण हमारा दृष्टिकोण है और व्यवहार है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है या इसके विपरीत बीमारियों की एक श्रृंखला लाता है।
इस प्रकार स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए संतुलित सात्विक आहार या भोजन का सेवन, नियमित योग व्यायाम और समय पर दवा जो प्रमुख दोषों के अनुसार बदलती है, वकालत की जा सकती है। पंच तत्वों में समन्वय। सृष्टि की रचना पंच तत्वों से हुई है। इन्हीं पंच तत्वों से मानव शरीर भी बना है। मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि और आकाश, इन पांच तत्वों का ही सब कुछ सप्रसार है। वस्तुओं का परिवर्तन, उत्पत्ति, विकास तथा विनाश इन्हीं तत्वों की मात्रा में परिवर्तन आने से होता है। शारीरिक अस्वस्थता भी इन्हीं के असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। यदि इस असंतुलन को सदैव संतुलित बनाए रखा जाए तो शरीर स्वस्थ और निरोग बनता है। आहार विहार की असावधानी के कारण तत्वों का नियत परिणाम घट बढ़ जाता है। फलस्वरूप रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वायु की मात्रा में अंतर आ जाने से गठिया, लकवा दर्द, कंप, अकड़न, नाड़ी विक्षेप आदि कठिनाइयां हो जाती हैं। सब वायु रोग है। कभी आपने देखा होगा हाथ हिलता है लोगों का, वो भी वायु रोग है। जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो शरीर में वायु विकार आ जाता है। पैरालिसिस, पैरालिटिक हो जाता है। गठिया तो कॉमन ही है, सभी को पता होगा, वात रोग है। अग्नि तत्व के विकार से फोड़े, फुंसी, रक्तपित्त, हैजा, दस्त, क्षय, श्वास, पीलिया आदि रोग हो जाते हैं। जल तत्व की गड़बड़ी से जलोदर, पानी भरना शुरू हो जाता है। पेचिश, संग्रणी, मूत्र, बहुमूत्र, प्रमेह, प्रदर्श, जुखाम आदि रोग हो जाते हैं। पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है तो एलिफेंटियासिस, फील पांव, एक पैर खूब मोटा हो जाता है। तिल्ली, जिगर, रसौली, मोटापा आदि व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। आकाश तत्व के असंतुलन से क्या होगा? मूर्छा, मिर्गी, उन्माद, पागलपन, अनिद्रा, भ्रम, घबराहट आदि लक्षणों का आक्रमण होता है। 2, 3 या 5 के मिश्रित विकारों की मात्रा के अनुसार एक या अधिक रोग हो सकते हैं। मोटी मोटी तौर पे आपको यहाँ पर ये दिए गए हैं, जिनके कारण आप जान सकते हैं कि कौन सा तत्व गड़बड़ हुआ है। ये भी नहीं बता रहे हैं कि ये तत्व बढ़ा ही होगा, कम भी हो सकता है। जैसे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइए। गठिया वायु का दर्द, वायु विकार है, आपको पता ही है। अब आपको फोड़े फुंसी निकलते हैं, आप कहते हो ना गर्मी से निकले, ऐसा ही होता है ना। आम ज्यादा खाया है तो गर्म है तो निकले, तो पेट पे ठंडी तौलिया रखेंगे, ठीक हो जाएगा। रक्त पित्त है ना, रक्त में अम्लता आ जाए और दस्त होने लगे, हैजा हो जाए, ये सारे के सारे यही बताते हैं कि अग्नि तत्व बढ़ गया है। जल तत्व बढ़ जाएगा, पेचिस हो गई, संगड़नी हो गई, यूरिनेशन ज्यादा होने लगा, जुखाम हो गया। पृथ्वी तत्व बढ़ेगा तो पैर पूरा मोटा हो गया, स्प्लीन का प्रॉब्लम, जिगर का प्रॉब्लम। आकाश तत्व से आपको बताया शब्द, आपका स्पिरिचुअलिज्म भी जुड़ी होती है। आपका मिर्गी, उन्माद, पागलपन, अनिद्रा, भ्रम, घबराहट। ठीक है, कुछ तो 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा। इसी प्रकार यदि इन तत्वों की मात्रा कम हो जाए तो दूसरे प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अच्छा, जो ऊपर पढ़ा हम लोगों ने, ज्यादा तत्व बढ़ने से हुआ, अग्नि तत्व बढ़ गया और वायु तत्व बढ़ गया मोटा, और पृथ्वी तत्व बढ़ गया तो क्या क्या होंगे, आकाश तत्व बढ़ गया तो क्या क्या होंगे। अब अगर इन तत्वों की कमी हो जाए तो कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? अग्नि तत्व की कमी से शीत, जुखाम, नपुंसकता, गठिया, मंदाग्नि, शिथिलता जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। वायु तत्व की कमी से लक्षण प्रतीत होते हैं। पृथ्वी तत्व की कमी से सूखा रोग, बेरी अंगों में शिथिलता, कमजोरी आती है। इस प्रकार जल तत्व व आकाश तत्व की कमी से भी अनेक रोग होते हैं। शरीर पंच तत्वों से बना है। यदि सब तत्व अपनी नियत मात्रा में यथेचित रूप से रहें तो बीमारियों का कोई कारण नहीं रहता। जैसे ही इनके उचित अनुपात में अंतर आ जाता है, वैसे ही रोगों का उद्भव होने लगता है। इस स्थिति से बचने के लिए दैनिक कार्यक्रम इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि सभी तत्व आप आवश्यक मात्रा में उचित रूप से प्राप्त होते रहें।
पृथ्वी तत्व को ग्रहण करने के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल किसी पार्क, मैदान व किसी स्वच्छ स्थान पर प्रतिदिन आधा घंटा नंगे पांव टहलना चाहिए। अंडरलाइन कीजिए, पृथ्वी तत्व को ठीक करना है तो हमें आधा घंटा नंगे पांव टहलिए। तो पहले तो व्यक्ति में पता लगाएं कि जो बीमारी है वो किसकी कमी से है, और फिर उसके बाद उस तत्व को बढ़ाने के लिए हम उसी हिसाब से उसकी चिकित्सा लिखेंगे। इससे पैरों द्वारा शरीर का संचित विजातीय तत्व खिंचकर जमीन में चला जाता है और घास की तरावट से पैर ठंडे होते हैं। ये ठंडक मस्तिष्क तक पहुंचती है और शीतल बनाए रखती है। भ्रमण के समय यदि यह भावना भी रहे कि पृथ्वी की जीवनी शक्ति पैरों द्वारा अवशोषित होकर संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो रही है और समस्त शरीर को विष खींचकर पृथ्वी माता हमें निर्मल और स्वस्थ बना रही है, तो अधिक लाभ होता है। नित्य स्वच्छ और ताजे पानी से स्नान करना चाहिए। इससे शरीर की स्फूर्ति, चैतन्यता और सजीवता मिलती है। जलनेती से मस्तिष्क ठंडा रहता है। एनिमा लेने से पेट साफ रहता है। पानी अधिक से अधिक परंतु धीरे धीरे पीना चाहिए, जिससे उसमें आवश्यक लार मिलती रहे, नहीं तो कोष्ठबद्धता की शिकायत हो जाती है। कोष्ठबद्धता मतलब कॉन्स्टिपेशन। अग्नि तत्व को ग्रहण करने के लिए प्रातः काल का धूप स्नान अच्छा साधन है। अग्नि तत्व को सनबाथ लिया जाए, धूप स्नान। पृथ्वी तत्व को नंगे पैर जमीन में चला जाए। नंगे बदन बैठने से आवश्यक विटामिन और अन्य तत्व शरीर के सभी अवयवों को समान रूप से मिलते हैं। वायु तत्व की पूर्ति प्रातः काल टहलना। वायु तत्व की पूर्ति के लिए प्रातः काल टहलना है। प्राणायाम द्वारा भी वायु तत्व की पूर्ति की जाती है। आकाश तत्व की प्रवृत्ति देखिए, आ गया ना। आकाश तत्व की प्राप्ति किससे करेंगे? उपवास से। ठीक। वायु तत्व की प्राणायाम से और आकाश तत्व की उपवास से। ये सर्वमान्य तथ्य है कि पंच तत्वों में असंतुलन से ही तरह तरह की व्याधियां तथा विकार उत्पन्न होते हैं। अतः इस संतुलन को मिटाना ही स्वास्थ्य को लौटाना है तथा संतुलन बनाए रखना स्वास्थ्य संवर्धन है। अब पढ़ेंगे पंचकोश के बारे में। टेबल बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें टेबल नहीं दी है कि हमारे कितने तत्व हैं और 5 तत्वों में कौन कौन से गुण हैं, कौन सा हमारा कौन सा शरीर का पार्ट है और कौन सा हमारा स्वामी है और कौन सा ग्रह है। कम से कम ये 4 चीजें उनके गुण के हिसाब से बना लीजिएगा। पंचकोश मानवीय सत्ता जड़ शरीर तथा चेतन आत्मा को समन्वय से बनी है। इन दोनों खंडों के 5-5 भाग हैं। शरीर के जड़ पदार्थ को तत्व कहते हैं। तत्व 5 है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जीवन चेतना को प्राण कहते हैं। प्राण के 5 भाग हैं। प्राण, अपान, अंडरलाइन कीजिए, 5 प्राण। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। 5 तत्वों और 5 प्राणों के समन्वय से 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां बनी हैं। पदार्थों की इंद्रियां द्वारा जो अनुभूति होती है उन्हें तन्मात्राएं कहते हैं। पदार्थों की इंद्रियां द्वारा जो अनुभूति होती है उसे तन्मात्राएं कहते हैं। अब तन्मात्राएं भी 5 हैं: शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, जो हमारी एक एक तत्व को बिलोंग कर रही थी। इनका विस्तार शरीर में दृष्टिगोचर होता है। कोश विज्ञान के अनुसार जीवन सत्ता को विभाजन 5 वर्गों में हुआ है। बीज के भीतर वृक्ष बनने की क्षमता तो आरंभ से ही विद्यमान थी। वह प्रकट तभी होती है जब उसे विविधता बोया उगाया जाता है।
5 कोश भी तिजोरी के भीतर 5 तालों के भीतर संपत्ति की तरह समझे जाते हैं। ऊपर परतों की अपेक्षा नीचे की परतें अधिक बहुमूल्य होती हैं एवं स्तर के अनुरूप ही वे एक दूसरे के बाद ऊंचे होते चले जाते हैं। तदनुरूप उनकी शक्तियां एवं सिद्धियां भी अधिक उच्च स्तरीय, अधिक महत्वपूर्ण होती चली जाती हैं। ठीक, पंच कोशों में जो अंदर का कोश है वो बहुत खास होगा और जो बाहर के कोश है वो भी खास होंगे, पर वो उसी हिसाब से उतने बहुमूल्य नहीं है, पर हाँ बहुमूल्य हैं। प्राकृतिक जीवन पद्धति। कुछ लोगों का भ्रम है कि प्राकृतिक जीवन पद्धति का तात्पर्य जंगल जीवन व्यतीत करना, कच्चे खाद्य पदार्थों का सेवन करना ही है। वास्तव में प्राकृतिक जीवन पद्धति एक सरल, सामान्य, कम खर्चीली तथा जन सामान्य के लिए उपयोगी है। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख प्राकृतिक नियमों एवं जीवन पद्धति का उल्लेख कर रहे हैं। श्वसन के नियम। वायु जीवन का आधार है। शरीर तभी स्वस्थ रहता है जब शरीर के सभी कोषाणुओं में आवश्यक वायु की आपूर्ति होती है। प्रातः काल की वायु सबसे अधिक लाभकारी बताई गई है, अतः प्रातः काल का टहलना आवश्यक है। पूर्ण श्वास के लिए आवश्यक है कि हमारी नासिका साफ हो, चित्त शांत हो, लेकिन आज ना तो किसी के पास प्रातः काल टहलने का समय और ना ही चित्त शांत रहता है। इसके साथ ही साथ प्रदूषित वातावरण के कारण शुद्ध वायु कम होती जा रही है। ऐसी दशा में रोग होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। भोजन संबंधी नियम। प्राकृतिक नियमों के अनुसार प्राकृतिक भोजन बलवर्धन, ज्ञानवर्धन, शक्तिवर्धन, रक्तवर्धक होता है, लेकिन आज अप्राकृतिक भोजन खट्टे, कड़वे, अत्यंत मसाले युक्त, गुणहीन तथा मांसाहारी भोजन करने की आदत बढ़ती जा रही है। इस चिकित्सा शास्त्र का मानना है कि यदि उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दमा आदि रोगों को दूर करना है तो शाकाहारी भोजन करना आवश्यक है, लेकिन इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है। भोजन करने का एक समय निश्चित होना चाहिए, तभी भोजन शरीर के लिए लाभकारी होता है। साथ ही साथ भोजन के समय शांत चित्त होकर भोजन करना चाहिए, लेकिन आज सबसे अधिक शीघ्रता से भोजन करने में ही करा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पाचन के लिए समुचित एंजाइम्स भोजन के साथ नहीं मिल पाते। यही कारण है कि आज अधिकांशतः व्यक्ति पेट के रोगों से ग्रस्त है। प्राकृतिक नियम है कि मौन भोजन करने से पहले शरीर व वस्त्र स्वच्छ एवं साफ होने चाहिए। भोजन करने के पात्र शुद्ध हों, लेकिन आज सफाई के प्रति कई प्रकार की उदासीनता देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए यदि बिना हाथ धोए नाश्ता करना, अधिकतम कपड़े पहनकर भोजन करना इत्यादि, है ना। ये सब आप जानते हैं कि आजकल लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है। जल्दी जल्दी में खा रहे हैं, नैपकिन में रैप करके खाते जा रहे हैं और काम करते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। हाथ धोने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमें साथ में चम्मच से खाना है, क्योंकि हम मोबाइल को यूज कर रहे हैं साथ में और खाते जा रहे हैं। तो ये जो खाने के नियम है भोजन संबंधी, वो बेसिकली क्या है, पालथी लगाकर शांत मन से 2-3 गहरी सांसें लेके प्रार्थना के बाद भोजन को हमें खाना चाहिए। मंचिंग इतनी बढ़ गई है कि हर वक्त हम चखने की बात करते हैं, हर वक्त कुछ भी खा लेते हैं, तो प्रार्थना कहाँ से होगी। तो ना वो भाव है, और भाव नहीं है तो उसी तरीके से बॉडी में सिक्रेशंस नहीं हो रहे। पेट समझ ही नहीं पाता कि आप खाने जा रहे हो, भूख भी नहीं लगी है तो भी खा रहे हो क्योंकि दोस्त खा रहा था, फिर घर आए मम्मी खा रही थी, फिर क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था। तो हर वक्त आप खा रहे हैं तो बॉडी डिसबैलेंस हो रही है, क्योंकि बॉडी समझ नहीं पा रही है। पहले आप 2-3 बार खाना खाते थे, बस बीच में कोई मंचिंग नहीं, कुछ नहीं। 3 बार भोजन की व्यवस्था थी सिर्फ, जिसमें से 1 फलाहार था और 2 अन्न थे। पर वो सारा प्रारूप बदल चुका है। आज सुबह से लेके शाम तक कम से कम 7 या 8 बार इंसान खाता है, उस पे भी उसको ऐसा लगता है कि कुछ न्यूट्रिशन कम है ना। तो जहां जरूरत है सही करने की, वहां सही करना चाहिए व्यक्ति को, और जहां जरूरत नहीं है वहां दिमाग लगाए पड़े कि आज काजू मिस हो गया, आज अखरोट मिस हो गया, आज हम सीड्स नहीं खा पा रहे या खरीद नहीं पा रहे। सारा ध्यान यहाँ पे लगा हुआ है कि कोई भी डाइटिशियन और मिल जाए जो 10,000 रुपए लेकर के हमारा डाइट चार्ट बना दे और कोई ऐसा फल लिख दे जो हमको मिले ना, उसी से हमारा स्वास्थ्य लाभ है, ऐसा लगता है।
उपवास से स्वास्थ्य लाभ ऐसा नहीं लगता कि हम जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं। अगर हम नहीं खाएंगे या कम खाएंगे तो ज्यादा स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जल पीने का नियम करें। प्राकृतिक नियम के अनुसार जल पीने से शरीर की सफाई का कार्य सुचारू रूप से चलता रहता है। प्रातःकाल उठकर जल का सेवन शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी होता है, लेकिन आज प्रातःकाल चाय पीना आवश्यक हो गया है तथा यह प्यास बुझाने के लिए भी उपयोगी में लाई जा रही है। परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के रक्त संबंधी व पाचन संबंधी विकार उत्पन्न हो रहे हैं। तो सुबह सुबह उषा पान का कल्चर था ना हमारे देश में, उषा पान। तो सुबह उठ करके उखड़ू बैठ के या पालथी लगा करके हमें उषा पान मतलब गुनगुना पानी पीना चाहिए या तांबे में रखा पानी, और फिर उसके बाद आपको और कुछ मुंह में डालना चाहिए। तो सुबह सुबह उषा पान हमेशा ही डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ के लिए अच्छा था, जिससे हमारी ऑलरेडी बीमारियां नहीं हो रही थी। और मुंह से जो सलाइवा है वो खुद ही उसमें जो बैक्टीरिया है वो आंतों को साफ करने में सक्षम था। पर सबसे पहले हम फ्लोराइड युक्त इतना महंगा पेस्ट करना पसंद करते हैं कि मंजन कर ले। तो सबसे पहले उषा पान निराहार पिया जाता है, बिना ब्रश किए बैठ करके, और उसके बाद ही और कुछ ग्रहण किया जाता है। वस्त्र धारण के नियम। शरीर के लिए सूती वस्त्र सबसे अच्छी उपयोगी लाभप्रद है, लेकिन आज सूती वस्त्र अधिक महंगे होते जा रहे हैं। सिर नंगा रखना आवश्यक हो गया है तथा महिलाएं अंग प्रदर्शन में ज्यादा विश्वास करने लगी हैं। ये तो मतलब तो नहीं ठीक है कहना, लेकिन वस्त्र धारण के नियम जो है वो सूती वस्त्र पहनने चाहिए जो परमिएबल होते हैं, व्हाइट पहनने चाहिए। और देखिए जिस देश में जिस कार्य के लिए जिस तरह के वस्त्र पहनने जरूरी हैं वो पहन रहे हैं लोग और आगे बढ़ रहे हैं, तो उस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। कार्य करने के नियम, ठीक। प्राकृतिक जीवन पद्धति प्रत्येक कार्य के समय का निर्धारण करती है। कार्यस्थल पर परस्पर प्रेम, सहयोग, आत्मीयता का भाव रखने की सलाह दी जाती है। व्यक्ति उसी स्थान पर ठीक प्रकार से मन लगाकर काम करता है जहां उसकी प्रतिष्ठा हो, वातावरण शांत हो, उन्नति के अवसर हो। आज इन सभी कारकों का अभाव होता चला जा रहा है। प्रत्येक क्षण व्यक्ति चिंतातुर, भयभीत, शंकालु रहता है। वह अपने कार्यों को पूरा न कर पाने में तथा दूसरों को धोखा देने में अपना मान समझता है। ठीक है, तो बहुत सारा करप्शन फैल रहा है, ये आपको भी पता है। पर सबसे अच्छा क्या होता है कि आपका पैशन ही आपका वर्क हो। आपका जो पैशन मतलब जिसमें मन लग रहा है उसी में आप कार्य कर रहे हो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और वर्क प्लेस हमेशा बहुत ही शांत, सुखद, सुंदर होना चाहिए। इसी प्रकार संपत्ति एकत्र करने के नियम है। आज व्यक्ति धन को ही सब कुछ मानने लगा है, इसलिए उसके रात की नींद, दिन की चैन खोती जा रही है। प्रकृति नियम यह है कि इतनी संपत्ति एकत्र कीजिए जो सही रास्ते पर चलकर मन और शरीर को स्वस्थ रखते हुए प्राप्त की जाए। सदैव कमजोर लोगों के प्रति उदारता का भाव रखें, क्षमता पूर्वक सहायता करें, लेकिन व्यक्ति स्वार्थी तथा लोभी दोनों होता जा रहा है। तो ये संपत्ति एकत्रित करना उतनी ही करनी है जैसे आपको पता है आपने 2 रोटी खाई है तो 2 रोटी हजम करेंगे कैसे ये पता होना चाहिए, नहीं तो वो 2 रोटी भी आपको डायबिटिक बना देगी। तो आपको अगर 2 रोटी खाई है तो आपको पता है हमें इतना टहलना है, इतने स्टेप्स चलना है, इतना काम करना है, तभी पचा पाएंगे। इसी तरह अगर आपने संपत्ति भगवान ने, ईश्वर ने दिया है और आप कमा रहे हैं, आपके पास संपत्ति है, तो उसको सर्कुलेट करना आना चाहिए, आपको उससे चैरिटी करनी भी आनी चाहिए। उसको किस तरीके से लोगों की सेवा में कार्य हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो इधर उधर पड़ी है, कोई कब्जा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप ही रात भर चैन से नहीं सो पा रहे। तो ये कहने का मकसद है। सोने का नियम क्या है? शाम को जल्दी सोना, प्रातःकाल जल्दी उठना प्राकृतिक नियम है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन आज देर रात तक जागना, प्रातःकाल देर तक सोना लोगों की आदत बन गई है। बॉडी की सर्केडियन क्लॉक जो कि कहती है कि आपको 10 बजे से 4 बजे तक की एक गहरी नींद हर किसी व्यक्ति को लेनी चाहिए, जिससे आपके ऑर्गन्स अलाइन रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और लीवर भी रेस्ट पे रहता है, जिससे वो आगे अच्छा फंक्शन कर पाता है। विश्राम के नियम।
व्यक्ति जब शारीरिक रूप से थकान अनुभव करे तो उसे आराम करना चाहिए। साथ ही साथ एक निश्चित अवधि के उपरांत शारीरिक विश्राम आवश्यक है। मानसिक शांति के लिए सत्संग व परम सत्ता की याद करना चाहिए। लेकिन आज व्यक्ति के शरीर में जब तक शक्ति रहती है तब तक विश्राम नहीं करना चाहता। मानसिक शांति के लिए सर्वोच्च सत्ता को याद भी नहीं करना चाहता। तो विश्राम के नियम क्या है? जैसे अभी हमने एक बात कही कि योग निद्रा का अभ्यास। योग निद्रा का अभ्यास आपको नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, आने वाली बीमारियों से बचाता है। आपको कभी भी मेमोरी लॉस ये सब की परेशानी नहीं आएगी। दूसरा विश्राम का नियम है जप, ध्यान, समर्पण, पूजा, ये सब भी उसके आयाम है जिसके तरीके से आप अपने उनको आप स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का होमवर्क है वो टेबल को बनाना जो मैंने बताया है। 5 तत्वों की टेबल बनाइए जिसमें 4-5 चीजें इधर लिखिए और सबकी आपकी नीचे हो। नेक्स्ट क्लास में हमें दिखाइए। ठीक है, आई होप आप लोग रिवाइज कर लेंगे। अगर तुरंत रिवाइज कर लेंगे तो उसमें कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे आगे। इजी हो जाता है, याद हो जाता है। तो मेरे को पढ़ाने के बाद आप एक बार और रिवाइज कर लीजिए, बस बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? मैम अगर बात और मतलब एसिडिटी और गैस एक साथ हो तो फिर किस तत्व के बिगड़ने से होता है? 2 हो गए ना? हाँ, तो उसमें है ना कई सारे तत्व बिगड़े हुए हैं, मतलब एसिडिटी और देखिए दोनों एक ही साथ होते हैं, अलग अलग आपको डिफरेंशिएट मिलेगा ही नहीं। लेकिन सबसे पहला कंडीशन क्या है कि आपका पहले कब्ज रहना शुरू हुआ, ठीक है, फिर गैस्ट्राइटिस हुई और पेट की खराब होने की 3rd स्टेज है एसिडिटी, और एसिडिटी के बाद अल्सर, अल्सर के बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, तो पहली स्थिति क्या थी? कब्ज रहना। दूसरी स्थिति थी गैस होना। जब हम उसको भी मैनेज करते हैं या सप्रेस करते हैं तो वो पित्त बनने लगता है। हाँ, अब पित्त को सप्रेस किया तो वो अल्सर के फॉर्म में घाव हो जाता है शरीर में, है ना, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस और फिर कोलाइटिस। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं पेट की बीमारी के। पहले चरण में है कि दूसरे चरण में है कि तीसरे चरण में। तो अब आपको समझना है कि पहले हम पित्त को ठीक करें, फिर आपको गैस को ठीक करना है, फिर आपको कब्ज को ठीक करना है, तब आप ठीक होंगे। तो इससे ये पता चल रहा है कि आप तीसरी स्टेज पे हैं, है ना। तो आपने मतलब कब्ज तो कैरी किया ही हुआ है, उससे गैस बनी और गैस के साथ साथ पित्त बना। अगर पित्त एकदम से पित्त बनेगा ही नहीं, गैस बनी ही होगी तभी पित्त बना है, आइदर तनाव से पित्त बना है। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम अगर पेट से दिक्कत शुरू हुई है तो दोनों ही होंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि वात पित्त कफ तीनों का संतुलन दोष है। तो हर किसी में कुछ ना कुछ वेरी मिलेगा। एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, तीनों भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इनका उपचार पहले कब्ज दूर करके होगा कि पहले पित्त दूर करना पड़ेगा। तीसरी स्टेज से शुरू, पहली स्टेज से होगा, पर पहले तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। आपको तो पित्त दिख रहा है ना, जो जलन हो रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, तो पहले पित्त को शांत करेंगे, फिर आपको लगेगा कि अभी तो जलन नहीं होती है पर गैस कभी कभी बनती है। फिर जब आप उसको ठीक करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, पेट भी कभी कभी नहीं साफ होता है। एक्चुअली बेसिक कॉज पेट ना साफ होना ही है। जी। ठीक है जी।